हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं सीए, एनआरसी और एनपीआर के बारे में। इससे पहले इसके दो वीडियो आ चुके हैं नागरिकता से संबंधित। ये आपका पॉलिटी चल रहा है, प्लेलिस्ट में आपको बाकी सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आई बटन में आपको इससे संबंधित दोनों वीडियो मिल जाएंगे। ये अब नागरिकता से संबंधित तीसरा एवं अंतिम वीडियो है। सीए एनआरसी से संबंधित कई सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में, पटवारी हो, लेखपाल हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी पीएससी हो, इन सभी में आपके इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो चलिए समय ना व्यर्थ गंवाते हुए सबसे पहले वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इसमें सीए के बारे में। देखिए तीनों हैं इसमें, सीए है, एनआरसी है, एनपीआर है, लेकिन हम बात सबसे पहले सीए से करेंगे क्योंकि इससे सीए से करेंगे ताकि चीजें वन बाय वन चलें और समझते हुए चलें। सबसे पहले बात करेंगे सीए के बारे में। सीए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एक मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप कोशिश ये कीजिएगा कि नोट्स बनाते हुए चलें ताकि एग्जाम के समय में चीज़ें रिकॉयल करने में आसानी होती है। और थोड़ा शॉर्ट नोट्स की तरीके बनाइएगा, ये नहीं कि भरे पड़े पेज जैसे हम लोग हाई स्कूल या इससे पहले करते थे, इंटर से पहले करते थे, तो वो नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स टाइप बनाने ताकि पेपर के समय में रिकॉयल करने में आसानी हो। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये कब आया था? अभी आपका 19 में ये आया था। ये काफी चर्चित रहा था ये टॉपिक, ठीक है। तो इसमें मूल तौर पे क्या था सीएए में? तो सीएए में था क्या कि इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान इन जगहों, इन देशों में संबंधित, मतलब जो भी अल्पसंख्यक लोग थे, कहाँ का? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीन देशों से में जितने भी अल्पसंख्यक थे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये चीज इस सीएए में बताया गया है। अब थोड़ी सी भूमिका समझ लेते हैं, ये शुरू कहां से हुआ। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसकी थोड़ी सी भूमिका समझ लेते हैं कि क्या कैसे हुआ। देखिए हुआ क्या, बांग्लादेश में, हाँ जी, बांग्लादेश में क्या था 1971 में, वहां की जो मेजॉरिटी थी मुस्लिम है वहां पे। अब वो मुस्लिम मेजॉरिटी होने के कारण से समस्या क्या आ रही थी कि वहां के जो अल्पसंख्यक लोग थे, तो वहां को उन लोगों ने क्या किया, निकाल दिया। इस चीज को एक वर्ड दिया गया, रिलीजियस परसिक्यूशन, रिलीजियस परसिक्यूशन। और इससे संबंधित जो लोग देश छोड़ करके आते हैं, जो लोग देश छोड़ करके आते हैं उनको क्या कहा जाता है? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब जो देश परमानेंट छोड़ करके चले आए, उनके पास मतलब जिस देश में आए उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो उनको क्या कहा जाता है? इमिग्रेंट लोग, ठीक है। तो था क्या कि बांग्लादेशियों ने क्या किया कि जो अल्पसंख्यक थे, मतलब हिंदू, पारसी, जैन और जो भी रही हो अलग अलग धर्म के लोग, तो उनके ऊपर ऐसी प्रताड़नाएं की कि उन्होंने मजबूरी बस भारत की ओर या किसी भी अन्य देश की ओर, किसी भी देश का उदाहरण ले सकते हैं, कि जाना पड़ा। यह 1971 श्रीलंका में, 1980 में वहां के लोगों को यहां आना पड़ा, वहां के जो अल्पसंख्यक थे। अफगानिस्तान में मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पे भी मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, तो उन्होंने परेशान किया, तो वहां की भी जो माइनॉरिटी थी, ये मेजॉरिटी में है वहां पे मुस्लिम, तो वहां की माइनॉरिटी को परेशान किया, उन्हें भगना पड़ा। पाकिस्तान का तो सबको पता ही है कि वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो वहां की माइनॉरिटी को भगना पड़ा। वहां ज्यादातर हिंदू ही हैं जो माइनॉरिटी में है। और म्यांमार में भी यही चीज, म्यांमार में तो 2015 का मैंने आपको बताया भी था भी पिछले वीडियो में, उसमें भी उनको वहां से भगना पड़ा। तिब्बत में, और जो ईरान है, ईरान में क्या है, ईरान से तो 12वीं शताब्दी में ईरान भी जो है, तो इसमें 12वीं शताब्दी में यहाँ पे भी मुसलमानों के उससे पारसियों को भगना पड़ा। पारसी भी एक कम्युनिटी होते हैं। जो टाटा ग्रुप हैं, ये जो टाटा, जमशेदजी टाटा हैं, ये पारसी ही हैं, ये काफी अच्छे व्यक्ति हैं, थे, माफी चाहूंगा। और खैर, तो ये 12वीं सदी में, तो ये होता है। अब मैं भूमिका शायद आपको समझ में आ गई कि जो लोग चले आते हैं, तो ये रिलीजियस परसिक्यूशन के अंतर्गत आते हैं। ये लोग जो हैं ये रिलीजियस परसिक्यूशन के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें उस देश में नागरिकता दे दी जाती है जहां आए हैं। नागरिकता दे नहीं दी जाती, ये तो अब है।
CAA कैंट। तो ऐसे लोगों को, जो लोग वहां से आ चुके हैं, भूमिका शायद आपको समझ में आ गई होगी। देखिए 2 मिनट की अगर भूमिका समझ लेंगे तो चीजें समझना आसान हो जाएंगी। जीएस कोई हुआ नहीं है, कठिन नहीं, लेकिन हम लोग क्या होता है ना, समझने की थोड़ा सा प्रयास नहीं करते हैं। चलिए, तो ये चीज है कि जो लोग वहां से आए हुए हैं, इमिग्रेंट है, उनको इस CAA के अंतर्गत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत नागरिकता देने की बात कही गई है। अब देखिए, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि नागरिकता जो आपको मिलेगी वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलेगी। ऐसा ही नहीं कि किसी को भी मुंह उठा के नागरिकता दे दी जाएगी। और उसका क्या था, उसमें एक शर्त थी कि 7 साल आपको रहना है, ठीक है, 7 ईयर आपको रहना है, तब जाकर के ही आपको नागरिकता मिलेगी। मतलब आप 7 साल रह चुके हो, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो नागरिकता के लिए। जैसे मैंने अदनान सामी का उदाहरण भी दिया था कि लगभग 10 साल रहे थे और कला के क्षेत्र में उनका काफी अच्छा योगदान था, तो इस वजह से उनको दी गई थी। तो वैसे ही 7 साल आप रहेंगे, इसके बाद जाकर के आपको यहां की नागरिकता मिलेगी। अब समस्या ये आ गई, ये तो बोल दिया सरकार ने, ठीक है, कि दे दिया जाएगा, अब इनको दे दी जाएगी, मतलब नागरिकता दे दी जाएगी। हाँ, ठीक है, तो नागरिकता दे दी जाएगी, ये सारी बातें हो गई। अब इसमें यह देखा जा रहा था कि कौन लोग हैं जो नागरिक की श्रेणी में आते हैं और कौन लोग हैं जो नागरिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि भाई बात हो रही अल्पसंख्यकों की, तो अल्पसंख्यकों के अलावा बाकी सबको तो दे रहे। अल्पसंख्यक मतलब, अब देखिए बांग्लादेश में तो मेजॉरिटी किनकी है, मुसलमानों की, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, राइट। तो अब सबको नहीं दिया जा सकता ना, क्योंकि अगर इनको भी दिया जाएगा तो फिर भारत का जो बंटवारा हुआ था वो तो धार्मिक दृष्टिकोण से हुआ था, धर्म को ही बीच में रख के हुआ था। फिर उसके बावजूद अगर दे दिया जाएगा तो फिर मतलब ही क्या बचा। अब ऐसे तो एक तो पहले हमने दे ही दिया है जमीन और उसके बाद फिर उनको हम, तो ये नहीं है। तो इसके बाद हाँ, तो इस तरीके से हमें उनको जो ये देखना था कि कौन लोग इसके क्राइटेरिया में आते हैं और कौन लोग उसके क्राइटेरिया में नहीं आते, उसके लिए आया था हमारा एनआरसी। इससे पहले 1 मिनट ये समझ लेंगे कि जो इलीगल इमिग्रेंट है, ये कैसे, आप कैसे जानते, कैसे कहेंगे कि ये इलीगल इमिग्रेंट है। देखिए इलीगल इमिग्रेंट क्या है, जैसे उस व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब कोई व्यक्ति है बांग्लादेश से आ गया असम के अंदर, राइट, अब बांग्लादेश से असम के अंदर आ गया, उसके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तब वो कहलाया जाएगा क्या, इलीगल इमिग्रेंट, राइट। दूसरी एक शर्त इसमें यह है कि अगर वो बंदा, कोई व्यक्ति है, वो आया है और उसने एक समय लिया था और समय लेने के बाद वो, मतलब उसने बताया कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, उसने समय लिया, अब उसने लिया है 6 महीने का समय और वो रह गया है 1 साल, राइट। तो समय भी उसका देखा जाएगा, राइट, कि इतने समय से रह रहा है, 6 महीने का बोल करके ये व्यक्ति समय से अधिक रह गया, 6 महीने ज्यादा रह गया, तो भी उसको इलीगल इमिग्रेंट की श्रेणी में रखा जाएगा, राइट। समझ में आ गया आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एनआरसी का मुद्दा। अब मेन बात यहीं से शुरू हो रही है। देखिए सीएए से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो एनआरसी से भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कुछ हैं फैक्ट्स जिनसे प्रॉब्लम है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एनआरसी में समस्या क्या आ रही थी, एनआरसी में समस्या क्या आ रही थी, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो ये जो एक तरीके का एक रजिस्टर या खाका बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत जो नागरिक हैं, जो लोग नागरिक हैं भारत के, उनको इसके अंदर रखा जाएगा। जो लोग भारत के नागरिक हैं उनको इस रजिस्टर में उनको दिखाया जाएगा कि हाँ ये लोग भारतीय हैं। जिनका भी इस लिस्ट में नाम आ गया वे भारतीय नागरिक हो जाएंगे। अब ये कहानी कहां से शुरू हुई, इसकी भी थोड़ी सी भूमिका समझ लेते हैं। ये देखिए इसकी कहानी थोड़ी सी शुरू यहां से हुई। असम आंदोलन, देखिए असम में एक आंदोलन हुआ था स्टूडेंट्स द्वारा। असम में क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, जो मुसलमान है बांग्लादेशी, वो क्या कर रहे थे कि बंगाल के अलावा भी असम में वो लोग आ रहे थे, गैरकानूनी तौर पे आते जा रहे थे। ऐसे बढ़ते 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 उनकी संख्या काफी बढ़ गई। अब समस्या ये आ गई कि जब इतनी संख्या बढ़ गई तो अब समझ में नहीं आया कि किया क्या जाके, क्योंकि असम की देखिए पृष्ठभूमि ऐसी है, आप देखेंगे कि वहां पे ज्यादा पहाड़ भी नहीं है और खाने पीने का काफी अच्छा वहां का है माहौल, और पेड़ पौधे अच्छे हैं और वहां का मौसम भी काफी अच्छा है।
तो बांग्लादेशी लोग क्या करने लगे कि गैर कानूनी तौर पे धीरे धीरे घुसने लगे। अब इसमें विवाद खड़ा हो गया। विवाद ये खड़ा हो गया कि अब इसमें कैसे पता लगाया जाए, ऐसे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी और भारत की जनसंख्या वैसे ही इतनी ज्यादा है, तो ये पता लगाया जाए कि कौन कौन है असम का ही मूल निवासी और कौन कौन है जो बाहर से आया। तो इसमें एक तरीके का वो शुरू किया गया, एक तरीके का आंदोलन शुरू किया है जिसका नाम था असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड, ये आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, ये शुरू आपका हुआ लगभग 1985 तक, ये 1985 तक चला, राइट। अब ये जब 1985 तक चला तो इसको हाँ 1985 तक चला। तो इसमें अब सरकार के थोड़े कान खड़े हुए, सरकार ने देखा कि हाँ इतनी बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं क्या बात। अब समस्या ये आ गई कि पब्लिक थी बहुत ज्यादा। अब उन्होंने क्या किया, सरकार ने ऐसा किया कि आप एक खाका तैयार कीजिए जो रजिस्टर होगा, जिसके अंतर्गत एनआरसी के लोग रखे जाएंगे, एनआरसी के लोग रखे जाएंगे। तो ये तो उसमें भी नियम आया कि 24 मार्च 1971, कब 24 मार्च 1971 से पहले के जो लोग थे, 24 मार्च 1971 के जो पहले लोग आए थे वो भारतीय कहलाएंगे, राइट। और जो 24 मार्च 1971 के बाद हैं तो वो नागरिक नहीं कहलाएंगे, फिर उन पर आगे प्रकरण देखा जाएगा। अब ये बात हो गई। चलिए, ये जब शुरू हुआ तो ये हुआ तो मतलब ये कर तो दिया सरकारों की तरफ से, लेकिन ये कुछ ठीक ठाक ढंग से चला नहीं, कुछ दिन चला और फिर ठंडे बस्ते में चला गया। अब फिर से आवाज उठी स्टूडेंट्स की तरफ से कि फिर से आवाज उठी कि ये जो भी नियम तैयार किया गया वो अच्छे से पालन उसका नहीं हो रहा है। तो अब जब पालन की बात आए, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करो। देखिए 2013 में ये हुआ था एनआरसी का, ठीक है, 2013 में ये जो है आंदोलन की पूरी मतलब बहुत जोर शोर पे था। तो 2013 में एक आया, तो अब उन्होंने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि आप लिस्ट तैयार कीजिए, और उस लिस्ट में क्या रहेगा, इस तरीके से उसका रहेगा कि आप ये समझिए उस लिस्ट में जो भी अंदर आ जाएगा, उस लिस्ट के अंतर्गत जो भी आएगा वो भारतीय है। अब सरकार ने उसमें थोड़ा सा 19 में फेरबदल किया। फेरबदल ये किया, देखिए नागरिकता तो आपको 1955 के कानून के हिसाब से ही मिलेगी, राइट। अगर आप इसमें सीएए में देखते हैं तो वैसे ही इसमें कुछ लिस्टिंग तैयार करी गई कि अगर आपके पास ये दो लिस्टें हैं, अब इन दो लिस्टों के तहत अगर आपके पास है, मतलब इन लिस्टों की अगर कोई भी एक शर्त पूरी हो जाती है तो आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे, अदरवाइज आपको डिटेंशन सेंटर डाल दिया जाएगा। आप भारतीय नागरिक नहीं है, आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। और अभी इतने में ही नहीं, अभी आगे भी और है जिसके जो नियम लगते हैं। तो अब इसमें अगर आपको ये देखना कि अगर आप मूल निवासी हैं, अब बात आ गई कि अगर आप मूल निवासी, राइट, अगर आप मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी अगर आप हैं तो आपके पास इनमें से ये जितने भी दे रखे हैं इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। नेम ऑफ एनआरसी ऑफ 1915 1951, मतलब अगर 1915 की 1951 की, माफी चाहूंगा 1951 की अगर आपकी एनआरसी में कोई भी आपका नाम है या उससे संबंधित आपका नाम है बेसिकली, तो आप इसके अंतर्गत आ जाएंगे, एनआरसी के अंतर्गत, मतलब आप भारतीय नागरिक। अब आ जाते हैं नेम ऑफ वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, और वो भी कब की, 24 मार्च 1971, क्योंकि इसके बाद ये आया ना, तो 24 मार्च 1971 के पहले की अगर आपकी वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो आप एनआरसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब लैंड देखिए क्या था, लैंड अगर जगह है आपके पास और उस जगह के डॉक्यूमेंट्स है तो भी आप उस लिस्ट में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। हाँ, सिटीजनशिप नागरिकता के अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, तो भी आप आ जाएंगे। परमानेंट, अब देखिए अगर परमानेंट रेजिडेंस, अगर आप परमानेंट एड्रेस से कोई आपका है, आप निवासी हैं, तो भी आप उस लिस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। रिफ्यूजीज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपका रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो भी आप उसके अंतर्गत आ जाएंगे।
हाँ, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो पासपोर्ट तो भी आप, जाहिर सी बात है, ये तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उस देश के हैं। LIC अगर आपकी कोई है तो LIC में अगर आपका है तो भी आप उसके अंतर्गत आ जाएंगे। एनी सर्टिफिकेट और लाइसेंस, भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई लाइसेंस हो या सर्टिफिकेट हो जो बताएं कि हाँ आप भारत सरकार के इस चीज के लिए हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भी आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे। कई जगह होता है ऐसा कि आपको लाइसेंस भी देख लिया जाता है कि हाँ आपकी नागरिकता के लिए आपका लाइसेंस देख लिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब, अगर आप किसी सरकारी नौकरी में तो भी आप आ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो कितने सारे ही पेपर लगते हैं भारतीय नागरिक होने के, बाहरी कोई भर ही नहीं सकता है, ठीक है। अकाउंट, अगर बैंक में कोई अकाउंट है, पासपोर्ट में माफी चाहूंगा, अगर पोस्ट ऑफिस में कोई आपका अकाउंट है या बैंक में आपका कोई अकाउंट है तो भी आप उसके अंतर्गत आ जाएंगे, NRC के अंतर्गत। बर्थ सर्टिफिकेट है, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट है, और कोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। देखिए कोर्ट से संबंधित अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो भी, मतलब अगर आप इन सारी शर्तों में कोई एक शर्त भी कंप्लीट कर देते, पूरी कर देते हैं, तो आप जो हैं वो भारत सरकार के नजर में आ जाएंगे और भारतीय कहलाएंगे, राइट। आप असम में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरे भारत में कहीं पे भी रह सकते हैं। अब समस्या ये आ गई कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके पास ये हो सकता है कि इनमें से डॉक्यूमेंट ना हो, तो सरकार ने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरी एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें अगर आपके माता पिता, आपके वंशज, देखिए मैंने पहले, इससे पहले वीडियो में पढ़ा है ना कि अगर मेरे माता पिता भारतीय तो भारतीय मैं भी होऊंगा, ये पढ़े हैं हम लोगों ने। तो अगर माता पिता का कोई है, माता या पिता का कोई है तो भी आप भारतीय कहलाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, देखिए अगर बर्थ सर्टिफिकेट है उनका, ठीक है, लैंड डॉक्यूमेंट है, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट है, बैंक LIC, देखिए पोस्ट ऑफिस, बैंक LIC तो इसमें भी है, उनसे रिलेटेड कोई पुराना डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट, देखिए ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जो ग्राम पंचायत से मिला हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो या कुछ भी हो उससे संबंधित, ग्राम पंचायत से मिला हो तो भी, वोटर लिस्ट में नाम हो, ठीक है, राशन कार्ड हो, एनी, हाँ राशन, वोटर लिस्ट में नाम हो, राशन कार्ड में नाम हो, एनी अदर, हाँ एनी अदर लीगल, मतलब ऐसा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जो आप बता सको कि हाँ ये सरकारी प्रमाण पत्र है, ये मुझे सरकार की तरफ से मिला है, तो भी आप भारतीय कहलाएंगे और आप NRC की लिस्ट के अंदर होंगे और आपकी नागरिकता नहीं छिनेगी। अब देखिए ये तो सारा चीज हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, अब ये खाका तैयार हुआ, जब कंप्लीट खाका तैयार हुआ तो इसमें भी लिस्टिंग बहुत अच्छे से नहीं हुई। देखिए ये बात सही है कि सरकारी ऑफिसों में भी बहुत ज़्यादा है ऐसा, मैंने तो देखा भी है कि पैसा देकर के काम हो जाता है माफी चाहूँगा। तो बहुत सारा पैसा, मतलब ऐसा होता है, बहुत सारे लोग पैसा दे के काम चला लेते हैं। आप लाइसेंस बनवा लीजिए, आप आधार कार्ड बनवा लीजिए, आधार कार्ड में तो खैर कम होता है, लाइसेंस बनवा लीजिए, और भी सारी चीज़ें हैं, राशन कार्ड लोगों के बन जाते हैं बिना गए हुए हैं। तो ये सारी, तो टोटल जो तैयार हुआ आप ये समझिए खाका, तो उसमें से ऐसे लोग निकले लगभग 19 लाख, कितने, 19 लाख, ये बहुत एक बड़ी संख्या है। 19 लाख लोग ऐसे निकले जो इस लिस्ट में थे ही नहीं, 19 लाख लोग। चलिए अब 19 लाख, अब उसमें भी ऐसा हुआ कि जो माइनॉरिटी थी, मेजॉरिटी सोच रहे थे कि मुस्लिम होंगे, लेकिन ये मेजॉरिटी की जगह माइनॉरिटी, मतलब जो बहुसंख्यक जनता थी वो तो हिंदू ही थी, बहुसंख्यक जो लोग थे वो हिंदू थे और बाकी के जो लोग थे मुस्लिम थे, मतलब 7 लाख जो थे वो मुस्लिम थे। अब भाई बड़ी परेशानी खड़ी हो गई, तो लोगों ने कहा कि अब ये इतना डाटा, ये डाटा फर्जी हो सकता है बहुत, और उसमें भी जाकर के जो ये असम अकॉर्ड, ये जो मतलब संगठन था, इन्होंने जाकर के इन्होंने फिर से उस पर विवाद छेड़ दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी डाटा सही से तैयार नहीं हुआ है। तो ये बात पूरी हो गई। अब जब बात आगे बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, एक तीन जजों की एक बेंच बनाई गई, जिससे आप क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 120 दिन में, मतलब 4 महीने में 120 दिन में आप जा करके सरकार से, मतलब सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर सकते हैं कि सर मेरा डॉक्यूमेंट्स था,
मेरे पास ये सारी चीज़ें थी, मेरी खो गई हैं, और आप प्लीज़ देखिए मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहा, और आप इसकी जो केस है या मेरी बात रखिए, उसको केस को लिख लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये रहेगा, और 120 दिन के बाद 120 दिन के अंदर में आपको जाना है, मतलब उस समय से लेकर के जब ये नियम आया उसके बाद 120 दिन के अंदर आप जा सकते हैं, और जाकर के आप अपनी बात रखा सकते हैं, और एक बार लिख जाने के बाद केस आपका, और फिर वो आपको अगली डेट पे बुलाएंगे कि आप आइएगा, फिर हम देखेंगे। तो ये चीज हुई। अब ये चीज होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग नहीं करा पाए, तो अब जो लोग उसके बाद भी बचे, देखिए ये पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट भी, अब इसके बाद जब लोग बचे, तो जब इसके बाद जब लोग बचे तो डिटेंशन सेंटर। अब देखिए डिटेंशन सेंटर की बात जो आ रही है, तो डिटेंशन सेंटर से लोगों को थोड़ी सी समस्या है। आप ये समझिए, भारत में वैसे भी अर्थव्यवस्था ऐसी है, पैसे की कमी है, सरकारों के पास जाइए कि अगर मुझे सड़क बनवानी है तो फंड नहीं है, अगर कोई काम कराना है, पुल बनवाना है तो फंड नहीं है, ये काम के लिए फंड नहीं, वो काम, किसी चीज के लिए फंड नहीं है। लेकिन डिटेंशन सेंटर जो करोड़ों का है, मतलब आप ये समझिए कि इसमें करोड़ों का खर्चा आ रहा है, और ये डिटेंशन सेंटर बनाने में ही करोड़ों का खर्चा है, फिर इसके बाद जो लोग वहां से हटाए जाएंगे और फिर उसमें भी डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे, उसमें खर्च, मतलब एक ये जेल की तरीके रहेगा कि चारों तरफ से बंद, और इसमें जाकर के लोगों को रख दिया जाएगा। तो ये है डिटेंशन सेंटर, मतलब जो लोग एनआरसी, डिटेंशन सेंटर, जो लोग एनआरसी की लिस्ट से बाहर हैं 19 लाख लोग। हालांकि ये डाटा मैं फिर कह रहा हूं कि अभी सही नहीं है, लेकिन खैर वो मेरा मसला नहीं है, ये सरकारों को देखना चाहिए। तो ये जो डिटेंशन सेंटर है उसमें जो एनआरसी की लिस्ट से लोग बाहर हैं उनको इसमें रखा जाएगा, और उनके रहने का, खाने का सारा खर्च सरकार को देखना पड़ेगा। तो इस बात से प्रॉब्लम है, वैसे भी पैसा नहीं है, और ऊपर से ये फालतू के ये काम करके डिटेंशन सेंटर। अच्छा, डिटेंशन सेंटर बनाने की बात भी कहां से उखड़ी? हाँ, डिटेंशन, हाँ, तो इन्होंने क्या किया, हाँ, तो डिटेंशन सेंटर की शेख हसीना मैडम को जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि देखिए ये हमारा आंतरिक मामला है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई समस्या नहीं है। और मतलब जो ये लोग निकले हैं, मतलब ये जो 19 लाख निकले हैं जिनमें से मुस्लिम है, पहले मैंने आपको समझाया कि जो मुस्लिम लोग थे, आप समझिए, जो मुस्लिम लोग थे वहां के लोगों को भारत में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इनके पास इतने सारे देश हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, उन्होंने शेख हसीना से पहले लिखित में कह दिया कि आप परेशान मत होइए, ये हमारा आंतरिक मामला है, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब शेख हसीना से ये बात बोल दी, अब वो भेज नहीं रहे, अब इनकी समस्या ये हो जाएगी, ये इतनी, देखिए तभी कहते हैं राजा बनिए, और राजा बनने के बाद आप सोच करके बोलिए। राजा बनना बड़ी बात नहीं है, बात बड़ी है कि आप राजा बनने के बाद आपका शासनकाल कैसा रहा है। तो ये चीज है। अब इन्होंने ये बात तो बोल दी, अब बोलने के बाद अब 7 लाख से 7 लाख जो मुसलमान है, अब उनको, और प्लस इनको तो देखिए नागरिकता मिल जाएगी सीए के थ्रू, इनको सीए के थ्रू तो नागरिकता मिल जाएगी, ये पता है भाई। अरे ये अल्पसंख्यक हैं, शर्त पूरी कर रहे हैं, ये बांग्लादेशी हैं, देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनमें से कहीं से भी आए हों तो बंगाल से ही आए हैं, तो जाहिर सी बात है जब बंगाल से आए तो उनको सीए के थ्रू नागरिकता मिल जाएगी। अब समस्या तो खड़ी हो गई 7 लाख वालों के लिए, तो 7 लाख वालों के लिए समस्या खड़ी होने से ये डिटेंशन सेंटर बनाने से अच्छा था कि इनको बाहर भेज दिया जाता, जहां से ये आए थे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जहां से भी आए थे, इनको भेज दिया जाता, ज्यादातर तो बांग्लादेशी ही थे। तो ये समस्या, तो इस वजह से इस पर इतना विरोध छिड़ा रहा है। खैर, अब आ जाते हैं एनपीआर के बारे में। देखिए एनपीआर कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एनपीआर एक छोटे से टॉपिक है। इसमें मसला ये था कि देखिए क्या होता, कुछ लोग, जैसे मैं यूपी का हूं और मैं अभी एमपी में रह रहा हूं, तो अगर मैं एमपी में रह रहा हूं तो मुझे अभी अपना आधार कार्ड, जो मेरा जो एड्रेस होगा वो तो यूपी का ही होगा, तो मैं एमपी का एड्रेस करा सकता हूं जाकर के किसी भी आधार केंद्र में। तो फिलहाल मैं कहाँ रह रहा हूं, इससे संबंधित ये एनपीआर था। और इसमें सरदर्द ये था कि इतना सारा ये जो नौटंकी खड़ी कर दी, उससे अच्छा ये था कि आपका नाम क्या है, मतलब इसमें जितनी ये बात करी है कि आप ये बताइए आप फिलहाल कहाँ रह रहे हैं, तो उसमें भी शर्तें लगा दी कि आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपके पिता की जन्मतिथि। अब पिता की जन्मतिथि कहाँ से लोग लाए, तो ये थोड़ा, और ये अभी बात असम की ही चल रही, अभी पूरे देश की नहीं चल रही, अभी सिर्फ बात असम की चल रही। पूरे देश में अगर ये अगर एनआरसी का करा देंगे जांच,
तो पता नहीं कितने लोग निकलेंगे और कितना खर्च आएगा। खैर खर्च की बात तो अलग है, लेकिन खैर फालतू लोगों को निकालना भी चाहिए। अब बात आ जाती है कि इसमें इनके पिता की जन्मतिथि और हाँ, तो इसमें पिता का नाम इनको बताना है। और इसके बाद अगर वो नहीं बता पाते हैं या इसमें इस लिस्ट में नहीं आ पाते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, उन्हें भी डिटेंशन सेंटर डाल दिया जाएगा। इसमें भी एनपीआर में भी उन्हें भी डिटेंशन सेंटर डाल दिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं या 100 लोग हैं और उनमें से 99 लोग बता देते हैं, एक व्यक्ति नहीं बताता, तो उसे उठा करके डिटेंशन सेंटर डाल दिया जाएगा। यह था हमारा आज का टॉपिक। देखिए अभी तक 3 वीडियो हो चुके हैं। पहला में हमने बताया कि आर्टिकल के बारे में कि जो भी अनुच्छेद है, फिर दूसरे वीडियो, फिर एक दूसरा वीडियो और ये तीसरा वीडियो, नागरिकता से संबंधित तीनों वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो पहले तो आप वो वीडियो देख लीजिए जाके, इससे आपको आसानी रहेगी ये सब समझने में। आगे इससे संबंधित और भी वीडियो आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सबसे पहले हमारी वीडियो पाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। धन्यवाद।